वसी व अरीज सोलर पार्क्स। ग्रीन हाइड्रोजन एक बिल्कुल नया सहराई शहर जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त तवानाई से चलता है। मशरिक़ वस्ता के रहनुमा दुनिया को अपना ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं। इनका पैगाम वाज़ेह है, तवानाई के शफाफ ज़राए की जानिब मुंतकली जारी है और वो तब्दीली के इस सफ़र में सबसे आगे हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालात के जवाबात तलाश करेंगे, जैसे कि क्या तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए में सरमायाकारी का मतलब असल में फॉसिल फ्यूल को तर्क करना है, और हम ये जानेंगे कि तेल की अहमियत कम होने से जुग्राफियाई सियासी ताल्लुकात कैसे बदलेंगे, और आखिर में हम ये मालूम करेंगे कि तेल की दौलत में कमी का आम लोगों के लिए क्या मतलब होगा। क्या हम जल्दी खलीजी शहरियों को इनकम टैक्स अदा करते हुए देखेंगे? तो इन्हीं सब सवालात के जवाबात या कम अज़ कम इन जवाबात को खोजने की कोशिश देखने के लिए मुलाहिज़ा फरमाएं हमारी सीरीज बिजनेस बियॉन्ड की ये खुसूसी वीडियो। इससे पहले कि हम इस सब की तफसील में जाएं, जल्दी से तेल की इस कहानी की तारीख पर मुख्तसर नजर डालते हैं। 20वीं सदी के वस्त में खलीजी खत्ते में तेल की दरियाफ्त की वजह से खलीज ताउन कौंसिल नामी ग्रुप के रुकन ममालिक सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन और कुवैत बहुत तेजी से अमीर हो गए। तहम चंद दीगर ममालिक जैसे ईरान और इराक तनाज़ात में घिरे होने की वजह से दौलतमंद न बन सके। लेकिन इसके बावजूद इनकी मईशतों का भारी दारोमदार तेल पर ही है। तेल की इस नई दौलत ने इन खलीजी रियासतों पर 3 बड़े असरात डाले। पहला असर तो एक इमरानी मुआहदे की शक्ल में सामने आया, जिसके तहत तेल की दौलत बांटने वाले आमिर हुक्मरानों को कबूल किया गया। दूसरा, इसने जुग्राफियाई सियासी इत्तेहादों को तश्कील दिया। अमेरिका सऊदी अरब का कलीदी इत्तेहाद बन गया। वाशिंगटन ने सऊदी तेल तक रसाई के बदले इसे फौजी मदद फराम की। अमेरिका आज तक इस खत्ते में वाक़े आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद करता है। ये एक अहम बहरी गुजरगाह है और दुनिया में तेल की मजमूई पैदावार के 5वें हिस्से की तरसील इसी रास्ते होती है। आखिरकार ये सूरत हाल तमानियत का बाइस बनी। रियासती खजानों में तेल से हासिल होने वाली दौलत की फरावानी की वजह से निजी कारोबारों और तालीम जैसे शोबों पर कम तवज्जो दी गई। जैसा कि इस रिसर्च पेपर से जाहिर होता है कि कुवैत और कतर जैसे ममालिक में 90% शहरियों को रियासत ने मुलाजमतें फराम कर रखी हैं, और ये हमेशा कारामद नहीं होती। एक सहल सरकारी मुलाजमत की जमानत खासतौर पर तेल की सनत में होने का मतलब है कि यहाँ मयारी तालीम और मकामी कारोबारी सलाहियतों की तलब भी निस्बतन कम ही रही है। लेकिन दिहाइयों तक तेल की दौलत के बलबूते पर तरक्की के बाद अब खलीजी रहनुमाओं के लिए ये रास्ता बदलने की एक हंगामी वजह है। अब माहौलियाती बहरान से मुताल्लिक अवामी सूझबूझ को देखते हुए इन खलीजी रियासतों को मालूम है कि उन्हें तेल की दौलत पर इन्हिसार कम करते हुए अपनी मईशतों को मुतनव्वे बनाना होगा। लेकिन इनका वाहिद मकसद माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जरा इस चार्ट का जायजा लें। हालिया बरसों में तेल की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक उतार चढ़ाव का शिकार हुई हैं। इसकी वजूहात में सन 2008 का मालियाती बहरान, 2014 में शुमाली अमेरिका में तलब से ज्यादा पैदावार और 2020 में कोविड की आलमी वबा शामिल है। तेल पर इन्हिसार करने वाली मईशतों के लिए ये गैर यकीनी सूरत हाल एक बहुत बड़ा मालियाती रिस्क है। मेरे ख्याल में सऊदी अरब अपनी कुल आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा तेल से कमाता है। कतर इससे भी ज्यादा, और बहुत से दूसरे ममालिक भी ऐसा ही करते हैं। लिहाजा ये ममालिक जितनी तेजी से अपनी मईशतों को मुतनव्वे बनाने और आमदनी के दूसरे जराए तलाश करने का इंतजाम करेंगे, तवानाई की मुंतकली का रास्ता उतना ही कम मुश्किल और तकलीफ दे होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ये ममालिक तेल से हटकर अपनी मईशतों में तनव्वुर लाने के लिए क्या कर रहे हैं। सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 शुरू कर रखा है। ये मुल्की मईशत में बुनियादी तब्दीली का मंसूबा है। इसके तहत तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए पर अरबों डॉलर खर्च करना, डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देना और इस क़दामत पसंद सल्तनत के दरवाजे सयाहत के लिए खोलना भी शामिल है। इस इंतहाई पुरज़म मंसूबे को न्योम का नाम दिया गया है, एक वसी शहरी तरक्याती और आज़ाद तिजारत का जोन जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। A 500-meter high, 200-meter wide, 170-kilometer long city in the shape of, well, a line. No roads, cars, or emissions. And everything its 9 million residents could ever need within a 5-minute walk. उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक तामीर किया है। इसके साथ साथ यूएई ने जनूबी कोरिया की तरफ से तैयार करदा जौहरी पावर प्लांट खोला है और कार्बन तल्फ करने वाली टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे दीगर खलीजी ममालिक भी अपनी मईशतों को तब्दील करने पर काम कर रहे हैं, जिनमें सकाफत और सयाहत को फ़रोग़ देने से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन को फ़रोग़ देने के मंसूबे शामिल हैं।
قطر اس کے ساتھ ساتھ LNG برآمد کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید تقویت پہنچا رہا ہے۔ اور یہی سب کچھ نہیں ہے، ٹیکس ادا کرنے کے وعدے کے ساتھ لاکھوں غیر ملکیوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مشہور اس خطے میں پرانے مفروضوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ خلیجی حکمرانوں نے ابھی تک انکم ٹیکس کو نہیں چھوا، تاہم پچھلے سالوں میں کئی خلیجی ممالک نے اپنے ہاں ویٹ اور کارپوریشن ٹیکس لاگو کیے ہیں۔ ان تمام پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ خلیجی رہنما تیل کی طلب میں کمی کی توقع کر رہے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں مانگ میں اضافہ جاری رہے گا۔ اگر آپ بھارت، چین اور افریقہ کو دیکھیں تو یہ تمام ترقی پذیر ممالک ہیں جو فوسل فیول کی اپنی کھپت میں اضافہ کریں گے۔ وہ اپنی مطلوبہ ترقی کے لیے توانائی کے صرف قابل تجدید ذرائع ہی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اگر وہ بہت زیادہ قابل تجدید ذرائع استعمال کرتے ہیں تو یہ ان ممالک کو فوسل فیول کی جانب سے فراہم کیے جانے والے اعتماد اور کارکردگی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بھارت، چین اور افریقہ سمیت دنیا کے وہ تمام حصے جو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور اس ترقی کو بڑھاوا دینے کے لیے سستی توانائی کی تلاش میں ہیں، ورلڈ کے مطابق خلیجی معیشتیں اور خاص طور پر سعودی عرب کی تیل کمپنی آرامکو برسوں سے ان پر تکیہ کیے بیٹھی ہیں۔ آرامکو اسٹوڈنٹس کو چینی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ یہ ڈیوٹی کا دورہ ہے، لیکن وہ انہیں کام کرنے کے لیے چین بھیجتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ایشیائی ممالک کے ساتھ بہت سے معاہدے ہیں اور مشرق وسطیٰ اس تعلق کو اب برسوں سے فروغ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ریاستوں نے ایشیائی ممالک میں ریفائنریوں میں براہ راست سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے، جہاں ایک ایسی ریفائنری تعمیر کی جائے گی جو آئندہ آنے والے کئی سالوں تک مشرق وسطیٰ سے لایا گیا مخصوص تیل ہی لے گی۔ اور یہ ہماری توجہ ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف مرکوز کراتی ہے، جیسے کہ اگر تیل کی طلب عالمی سطح پر سکڑ بھی جاتی ہے، پھر بھی خلیجی ممالک کو ایک اہم فائدہ ہو سکتا ہے۔ سکڑتی ہوئی منڈی میں کم لاگت سے اشیاء تیار کرنے والا سب سے آخر میں اس منڈی سے نکلتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دنیا بھر میں کون زیادہ اور کون کم قیمت پر اشیاء پیدا کرتا ہے، اور آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم لاگت سے تیل پیدا کرنے والے دراصل مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پر خلیجی ممالک ہیں، لہٰذا وہ ایک سکڑتی ہوئی مارکیٹ کو سب سے آخر میں چھوڑیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ خلیجی ممالک کے پاس اپنے تیل کے خریداروں کی کمی کا امکان نہیں ہے، کم از کم مستقبل قریب میں تو نہیں، لیکن طلب کے مطابق کام کرنا ایک بات ہے اور طلب کو پیدا کرنا ایک الگ بات ہے۔ برطانیہ میں چینل 4 کے ذریعے نشر کی گئی سینٹر فار کلائمیٹ رپورٹنگ کی ایک حالیہ خفیہ تحقیقات میں ان حکمت عملیوں کا انکشاف کیا گیا ہے جو سعودی عرب فوسل فیول کی مانگ کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان سعودی منصوبوں میں افریقہ کے ساحل سے دور بحری جہازوں پر لدے پاور اسٹیشنوں کی تنصیب شامل ہے۔ ان کا استعمال کیا ہوگا؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، تیل کے ذریعے بجلی پیدا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز رفتار یعنی سپر سونک کمرشل ایویشن کو فروغ دینا بھی ان سعودی منصوبوں کا حصہ ہے، کیونکہ سپر سونک ہوا بازی میں معمول کے ہوائی سفر سے 3 گنا زیادہ مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی منڈیوں میں ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والی سستی اور غیر معیاری کاروں کا ایک سیلاب لے آنا بھی اس سعودی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک ساتھ 2 ٹرینڈ چل رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو خلیجی ممالک توانائی کے قابل تجدید ذرائع میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے تیل کی منڈیوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے نئی منڈیاں بھی تخلیق کر رہے ہیں۔ دراصل توانائی کے قابل تجدید ذرائع معیشتوں کو درکار تیل اور فوسل فیولز کی جگہ نہیں لے رہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ ایشیا کے بہت سے ممالک میں توانائی کے قابل تجدید ذرائع کا بڑھتا ہوا حصہ اصل میں توانائی کی مجموعی فراہمی میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ صورتحال توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کی زیادہ عکاس ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکی تعلقات کس طرح توانائی کے بلبوتے پر تشکیل پائے تھے۔ ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے دونوں ممالک نے بنیادی طور پر ایک غیر تحریری معاہدہ کر رکھا ہے، یعنی امریکہ کو امریکی ڈالر میں تیل کی قابل اعتماد سپلائی ملتی ہے اور بدلے میں سعودی عرب کو فوجی حمایت کی ضمانت دی گئی ہے، خاص طور پر اس کے حریف ایران کے خلاف۔ امریکا سعودی اتحاد خاص طور پر سن 1990 کی دہائی کے اوائل میں خلیجی جنگ کے دوران مضبوط ہوا تھا، جب ایک امریکی اور سعودی قیادت والے اتحاد نے عراقی آمر صدام حسین کے کویت پر حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔
सन 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इन ताल्लुकात में तनज़्ज़ुली आ गई। इस इक़दाम की सऊदी अरब ने शदीद मुखालफत की। फिर 2008 में एक और बड़ा मोड़ आया और ये वही मोड़ है जो इस कहानी में सबसे ज्यादा अहम है। ये शेल इनकलाब का आगाज था, जब अमेरिका ने फ्रैकिंग के जरिए तेल और गैस के अपने वसी ज़खायर से पैदावार शुरू कर दी। शेल इनकलाब के साथ अमेरिका एशिया समेत आलमी मंडी में तेल बरामद करने के मामले में मशरक़ वस्ता का हरीफ बन गया। लिहाजा हम तिजारती ताल्लुकात में इस बड़े पैमाने पर तब्दीली को तस्लीम किए बगैर अमेरिका और मशरक़ वस्ता के ताल्लुकात के बारे में बात नहीं कर सकते। ताकत के बदलते हुए डायनामिक्स अक्टूबर 2022 में उस वक्त मजीद वाज़ेह होने लगे जब सऊदी अरब की डिफेक्टो क़यादत में तेल पैदा करने वाले ममालिक के कार्टेल ओपेक ने पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन, जो इससे चंद माह कबल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए देखे गए थे, अब इस बात से नाराज हो गए थे कि तवानाई की बढ़ती कीमतें अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन के नताइज को मुतासिर कर सकती हैं। अगर सऊदी अरब तेल की मंडी के साथ कुछ करता है, अगर वो पैदावार में यौमिया 10 लाख बैरल की कमी लाता है, तो इसका अमेरिका पर वैसा असर नहीं होगा जैसा कि पहले हुआ करता था। लिहाजा अमेरिका में तेल या पेट्रोल की बुलंद कीमतों के लिए सऊदी अरब को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने का कोई मतलब नहीं जैसे कि पहले हुआ करता था। ये सूरत हाल एक और दिलचस्प नुक्ता सामने लाती है। अगर अमेरिका मशरिक़ वस्ता के तेल पर अपना इन्हिसार कम करता जा रहा है तो क्या इसके लिए अब भी इस खत्ते में सलामती फराम करने का कोई मकसद बाकी रह जाता है? और अगर ऐसा है तो क्या कोई और ताकत जैसे कि चीन इसके बजाय ये किरदार अदा कर सकती है? इस दुनिया में बहुत कम ताकतें हैं जो अपनी बहरिया को इस हद तक बढ़ा सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि चीन इनमें से एक है, और चीन को मुमकिना तौर पर इसका एहसास भी है। वजह कुछ भी हो, बीजिंग खलीज फारिस में मशरिक़ वस्ता के तेल की हिफाजत के ज़ामिन बनने में दिलचस्पी नहीं रखता, और इस तरह जब बात यहाँ तक पहुँचती है तो पीछे सिर्फ अमेरिका ही रह जाता है। लेकिन दूसरे इलाकों में सौदेबाजी की जा रही है। सऊदी अरब जौहरी तवानाई की तरक्की में मुत्तहदा अरब इमारात की पैरवी करना चाहता है और इसने अमेरिका से इस बारे में मालूमात भी तलब की हैं। सऊदी अमेरिका से कह रहे थे, देखो हम जौहरी ताकत चाहते हैं और एक नए दिफा के बदले में हम आपका रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। हम जौहरी तवानाई कोरिया या जापान या यहाँ तक कि चीन से खरीदने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन चैलेंजेस से गुजरने में हमारी मदद करें, और इसके बदले में मिसाल के तौर पर हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल नई हिकमत अमली है। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात की वजह से सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात को माबूल पर लाने का मंसूबा अब रोक दिया गया है। लेकिन तेल ने खित्ते के ताल्लुकात में जो किरदार अदा किया है, इससे हमें हैरत होती है कि हम काबिल तजदीद ज़राए के दौर में किस किस्म के ताल्लुकात इस्तवार करने की तवक्को कर सकते हैं। पहली काबिल गौर बात यह है कि फॉसिल फ्यूल की तिजारत के लिए दरकार लॉजिस्टिक्स तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए की तिजारत के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर माहौल दोस्त ईंधन की तरसील फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसकी वजह यह है कि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए मुंतकली के लिहाज से कम मुस्तैद हैं। लेकिन एक ऐसा शोबा है जहां काबिल तजदीद तवानाई जियोपॉलिटिकल लेवरेज फराहम कर सकती है। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स की तैयारी के लिए जरूरी धातुओं जैसा लिथियम, कॉपर, जिंक और बहुत से दीगर मवाद की जरूरत होती है। पूरी दुनिया में इन वसाइल की इंतहाई गैर मसावी और नाहमवार तकसीम की वजह से हकीकत में आपको फिर तेल से जुड़ी जुगराफियाई तर्ज की सियासत का सामना करना पड़ता है। और हकीकत यह है कि इस मवाद की प्रोसेसिंग की सलाहियत और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ चंद ममालिक में मौजूद है, और उनमें से एक चीन है। तो ये वो जगह है जहां आपको खारजा पॉलिसी के इसी किस्म के ताल्लुकात की एक झलक भी नजर आती है, जो तेल और गैस की जुगराफियाई सियासत जैसी है। Somewhat similar to the geopolitics of oil and gas. लेकिन उस दूसरे मसले का क्या होगा जिसका जिक्र हमने पहले किया था? ये ख्याल के तेल ने मशरिक़ वस्ता में आमराना हुकूमतों को सहारा देने में मदद की है। दुनिया की काबिल तजदीद ज़राए की तरफ मुंतकली के साथ क्या ये तब्दील हो सकता है? There actually have been many studies already on... हकीकत में काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत और दुनिया में मजीद जमहूरियत लाने के हवाले से पहले ही बहुत से मुतालियात हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद मुंतकली का ये अमल इतना सीधा और आसान नहीं है, और इसके लिए आपको बहुत से दीगर अवामिल पर भी नजर रखना होगी। Because you have to take into account many other factors. इस रिपोर्ट को पेश करने में हमें भी बहुत सी चीजें मालूम हुई हैं।
بنیادی طور پر یہ کہ ایک ہی بات میں بہت سی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ خلیجی خطے اپنی معیشتوں کو متنوع تو بنا رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تیل پر انحصار ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ توانائی کے قابل تجدید ذرائع میں سرمایہ کاری کا مطلب دراصل تیل اور گیس کو خیر آباد کہنا نہیں ہے، اور اسی حوالے سے دبئی میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس یعنی کوپ 28 میں تناؤ بھی دیکھا گیا۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے سربراہ سلطان الجابر کی قیادت میں یہ ہمیشہ سے ایک مشکل کانفرنس ہونا تھی۔ اس میں آخری گھنٹے تک مندوبین معاہدے کے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں جھگڑتے رہے تھے۔ آخرکار اس کانفرنس میں تیل اور گیس کا استعمال مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے ان سے منتقلی پر اتفاق کیا گیا۔ An agreement is only as good as its implementation. We are what we do, not what we say. We must take the steps necessary to turn this agreement into tangible actions. لیکن اس تناظر میں ٹھوس اقدامات کیا ہیں؟ کچھ لوگ کوپ معاہدے کے الفاظ کو ایک اعتراف کے طور پر دیکھتے ہیں کہ تیل کا دور ختم ہونے والا ہے، لیکن ایک محدود وسیلے کے لیے یہ کافی ناقابل تردید بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ نہ تو مشرق وسطیٰ اور نہ ہی باقی دنیا کو فوسل فیول کا استعمال ترک کر دینے کا پابند بناتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے، بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔